दोस्तों, दुनिया ने सोचा था कि रूस का तेल अब यूरोप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ट्रंप ने धमकी दी, यूरोप ने कानून बनाए और रूस को अलग थलग करने की पूरी कोशिश हुई। लेकिन इसी बीच एक देश था जो चुपचाप अपना खेल खेल रहा था, भारत। आज हालत यह है कि जिस यूरोप ने कहा था रूसी ईंधन बंद, उसी यूरोप के एयरपोर्ट पर भारत से बना जेट फ्यूल उतर चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि रूस का तेल पहुंचा कैसे, सवाल ये है कि भारत ने सिस्टम को कैसे मात दे दी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पेट्रोलियम की नहीं है, ये कहानी है दिमाग, डिप्लोमेसी और बिजनेस की वो चाल जिसने ट्रंप की धमकियों और यूरोप के नियमों दोनों को बेअसर कर दिया। यूरोप को लगा था कि जनवरी के बाद सब बंद हो जाएगा, लेकिन फरवरी आते ही भारत ने ऐसा ट्विस्ट डाला कि पूरा गेम उल्टा पड़ गया। तो आखिर रिलायंस ने क्या किया, यूरोप का कानून क्यों फेल हो गया, और क्या भारत सच में ऊर्जा की दुनिया का नया पावर प्लेयर बन चुका है? आज की वीडियो में पूरा खेल आसान भाषा में समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस को आर्थिक रूप से घेरने की पूरी कोशिश की। यूरोप ने ऐलान कर दिया, अब रूस के तेल से जुड़ा कोई भी ईंधन हमारे बाजार में नहीं आएगा। मैसेज साफ था, रूस को पैसे से काट दो। लेकिन दुनिया की राजनीति सिर्फ नीतियों से नहीं, मजबूरियों से चलती है। आज हकीकत यह है कि रूस का सबसे बड़ा कच्चा तेल खरीदार भारत बन चुका है। भारत उस तेल को अपनी विशाल रिफाइनरियों में प्रोसेस करता है, उसे हाई ग्रेड ईंधन में बदलता है और फिर पूरी दुनिया को बेचता है। अब सोचिए, अगर भारत अचानक सप्लाई बंद कर दे तो क्या होगा? यूरोप के हवाई जहाज उड़ना मुश्किल हो जाएगा, ईंधन के दाम बेकाबू हो जाएंगे और महंगाई लोगों को सड़कों पर ला देगी। यानी यूरोप रूस को ब्लॉक कर सकता है, लेकिन भारत को नहीं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। जनवरी में इटली के समुद्री तट पर रिलायंस का एक विशाल टैंकर पहुंचा। नाम था लीवावी। इसके अंदर करीब 4 लाख बैरल जेट फ्यूल भरा था, हजारों फ्लाइट्स के लिए जीवन रेखा। लेकिन यह जहाज सीधे पोर्ट में नहीं घुस सका, करीब 3 हफ्ते तक समुद्र में ही घूमता रहा। बाहर से कहा गया मौसम खराब है, डॉक्यूमेंट्स अटके हैं, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और थी। यूरोप के अधिकारी हर बूंद की जांच कर रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं यह ईंधन रूसी तेल से बना तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कानून के हिसाब से इसे रिजेक्ट करना पड़ता। करीब 3 हफ्ते की जांच के बाद आखिरकार हरी झंडी मिली और फरवरी की शुरुआत में कार्गो उतार दिया गया। और यहीं भारत ने असली चाल चली। रिलायंस ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि उसकी एक्सपोर्ट रिफाइनरी रूसी कच्चा तेल इस्तेमाल नहीं करेगी। यूरोपीय खरीदारों को लिखित सर्टिफिकेट दिया गया कि यह ईंधन पूरी तरह रूस फ्री है। मतलब कानून भी खुश, दस्तावेज भी सही और यूरोप की जरूरत भी पूरी। नतीजा, यूरोप को मजबूरी में भारत का ईंधन स्वीकार करना पड़ा। आंकड़े जब बोलते हैं तो बहस खत्म हो जाती है। 2024 में भारत ने यूरोप को करीब 41 लाख टन जेट फ्यूल सप्लाई किया। सिर्फ एक नंबर, लेकिन इसके पीछे पूरी ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स छुपी है। अगर इस आंकड़े को 2021 से तुलना करें तो भारत की सप्लाई लगभग 3 गुना बढ़ चुकी है। और 2022 से 2025 के बीच भारत अकेले यूरोप की करीब हर 7वीं उड़ान का ईंधन देने लगा है। मतलब यूरोप के आसमान में जो विमान उड़ रहे हैं, उनके इंजन में भारत की रिफाइनरी का फ्यूल जल रहा है। अब खुद सोचिए, क्या कोई देश ऐसे सप्लायर से रिश्ता तोड़ सकता है? कागज पर शायद हाँ, लेकिन असल दुनिया में बिल्कुल नहीं। अमेरिका और पश्चिमी नेताओं ने भारत को चेतावनी देने की कोशिश की, बयान दिए, दबाव बनाने की बातें हुई, लेकिन सच्चाई ये है कि यूरोप रूस से दूरी बना सकता है, मगर भारत से नहीं। अगर भारत सप्लाई रोक दे तो कीमतें आसमान छू जाएंगी, एयरलाइंस का खर्च बढ़ जाएगा और कई उड़ानें जमीन पर खड़ी रह जाएंगी। यूरोप की स्थिति उस घर जैसी हो गई है जो दरवाजा बंद करना चाहता है, लेकिन डरता है कि कहीं खुद अंधेरे में न फंस जाए। उन्होंने रूस पर प्रतिबंध तो लगा दिए, लेकिन ऊर्जा सुरक्षा के लिए आज भी भारत पर निर्भर हैं। जब अमेरिका और यूरोप में कई रिफाइनरियां बंद होने लगीं, तो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन हिल गई। नतीजा ये हुआ कि यूरोप में डीजल और जेट फ्यूल की भारी कमी पैदा हो गई। तभी यूरोप ने एक नया कानून लाया जो भारत के लिए एक बड़ी परीक्षा जैसा था। इस कानून के तहत 2 बड़ी शर्तें रखी गईं। पहली, खरीदारों को साबित करना होगा कि ईंधन रूस से नहीं आया है। जो देश खुद तेल निकालते हैं उनके लिए यह आसान था, लेकिन भारत तो तेल आयात करता है, इसलिए जांच सबसे ज्यादा भारत पर हुई। दूसरी शर्त और भी सख्त थी। यूरोप ने कहा कि जिस रिफाइनरी से फ्यूल आ रहा है, वहां पिछले 60 दिनों में रूसी तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये नियम इतना कठोर था कि रिफाइनरियों को पूरी सप्लाई सिस्टम अलग अलग करना पड़ा, जो टेक्निकल और लॉजिस्टिक दोनों तरह से मुश्किल था। और यहीं पर रिलायंस ने गेम पलट दिया। उन्हें पहले से पता था कि नया कानून कब लागू होगा, इसलिए उन्होंने पहले ही योजना बना ली।
20 नवंबर को उन्होंने आखिरी रूसी कार्गो लिया ताकि 21 जनवरी आते आते उनका 60 दिन का नियम पूरा हो जाए। जब यूरोप ने सबूत मांगे, रिलायंस के पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन तैयार था कि उनका फ्यूल पूरी तरह रूसी तेल से मुक्त है। यूरोप के पास कोई विकल्प नहीं बचा और आखिरकार उन्हें भारत का फ्यूल स्वीकार करना ही पड़ा। यही होती है रणनीति, यही होता है ग्लोबल पावर गेम, और यही वजह है कि भारत आज सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि ऊर्जा राजनीति का बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। अब असली सवाल उठता है, क्या भारत सच में अमेरिका और पश्चिम के दबाव में रूस से दूरी बना रहा है, या फिर यह भारत की कोई चालाक और लंबी रणनीति है? अगर हम सिर्फ बयान सुने तो लगेगा कि पश्चिम जीत रहा है, लेकिन अगर हम डेटा देखें तो कहानी बिल्कुल अलग दिखाई देती है। हाल के आंकड़े बताते हैं कि भारत का रूसी तेल आयात घटा है। दिसंबर 2025 में रूस से आने वाला तेल करीब 12 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया, जो पिछले 3 सालों का सबसे निचला स्तर है। जहां एक समय रूस की हिस्सेदारी भारत के तेल आयात में लगभग 40% थी, अब वह करीब 25% तक गिर चुकी है और अनुमान है कि 2026 की शुरुआत में यह और कम हो सकती है। अब सवाल, क्या भारत झुक गया? जवाब है नहीं। असल वजह राजनीति नहीं बल्कि अर्थशास्त्र है। युद्ध की शुरुआत में रूस भारत को तेल भारी छूट पर दे रहा था, कभी कभी प्रति बैरल 20 से 30 डॉलर तक सस्ता, लेकिन अब वह छूट लगभग खत्म हो चुकी है। ऊपर से जहाजों का किराया, बीमा लागत और भुगतान से जुड़े जोखिम इतने बढ़ गए हैं कि रूसी तेल अब उतना सस्ता नहीं रह गया जितना दिखाया जाता है। कई बैंक अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से रूसी लेन देन से दूरी बना रहे हैं, जिससे पेमेंट सिस्टम भी जटिल हो गया है। और भारत एक चीज अच्छे से जानता है, किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर होना सबसे बड़ी रणनीतिक गलती होती है। इसलिए भारत अब नए विकल्प तलाश रहा है, जैसे अमेरिका और वेनेजुएला। 2026 की शुरुआत में नियम और सख्त हो गए। 6 फरवरी को यूरोपियन यूनियन ने रूस के खिलाफ नया प्रतिबंध पैकेज पेश कर दिया। अब खेल सिर्फ बाजार का नहीं बल्कि कागजी नियमों और कानूनी प्रमाणों का हो गया है। कुछ देशों को नियमों में राहत मिली, जैसे अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया, लेकिन भारत को नहीं। मतलब हर भारतीय कार्गो के लिए पूरा हिसाब, पूरा डॉक्यूमेंट और हर बैरल का जवाब देना जरूरी हो गया। यहीं से असली चाल समझ में आती है। कागजों पर रूसी तेल आज भी थोड़ा सस्ता दिखता है, लेकिन वेनेजुएला जैसे देशों का तेल ज्यादा छूट देता है और सबसे बड़ी बात, यूरोप में आसानी से बिक सकता है। यूरोप वही बाजार है जहां जेट फ्यूल और डीजल सबसे ज्यादा मुनाफा देते हैं। तो रणनीति साफ है, थोड़ा महंगा खरीदो लेकिन बहुत ज्यादा महंगे में बेचो। अब कहानी में एक और ट्विस्ट है, लाल सागर का संकट। यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों ने एशिया से यूरोप जाने वाले समुद्री रास्ते को असुरक्षित बना दिया। जहां पहले जहाज सीधे स्वेज नहर से जाते थे, अब उन्हें अफ्रीका का लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब हजारों किलोमीटर ज्यादा दूरी, 10 से 14 दिन ज्यादा समय और कई गुना ज्यादा खर्च। जेपी मॉर्गन जैसे बड़े बैंक का अनुमान है कि इस रूट की शिपिंग लागत 5 गुना तक बढ़ चुकी है। यानी हर टैंकर अब सिर्फ तेल नहीं बल्कि रणनीति और जोखिम भी ढो रहा है। तो तस्वीर साफ है, रिलायंस ने सिर्फ यूरोप के कानूनों को नहीं हराया बल्कि समुद्री संकट, बीमा लागत और भू राजनीतिक जोखिमों को भी अपने फायदे में बदला। ये सिर्फ एक टैंकर की कहानी नहीं है, ये भारत की ऊर्जा कूटनीति, रिलायंस की बिजनेस रणनीति और वैश्विक दबाव के सामने भारत के आत्मविश्वास की कहानी है। पाबंदियां लगीं, धमकियां दी गईं, नियम बनाए गए, लेकिन आखिरकार भारत का ईंधन यूरोप पहुंच ही गया। अब सवाल आपसे, क्या यह भारत की बड़ी रणनीतिक जीत है? और क्या पश्चिमी दबाव अब भारत पर उतना असर नहीं डाल पा रहा जितना दिखाया जाता है? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।